हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स सीबीएसई 2021 जो भी आपका इस बार एग्जाम आने वाला है उनके अकॉर्डिंग, और 12th क्लास का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज इस क्रैश कोर्स में आपको बहुत चीज़ें, सारी आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी और आपका एक तरीके से रैपिड रिविजन हो जाएगा। ठीक है, हम ये आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका डे 1 है। ठीक है, और हम इसमें आपको पूरा सिलेबस जो भी 12th क्लास का है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूरा सिलेबस आपको इसमें कराया जाएगा, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो डिपेंड होगा आपके रिड्यूस सिलेबस पर। ठीक है, जितना परसेंट कोर्स हमारा रिड्यूस हो गया है हमारा उस बेसिस पे ही होगा, और पूरी एनसीईआरटी होगी। आपको पूरा एनसीईआरटी से फुल हर चीजें आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करानी है, बिल्कुल जिससे कि आपको समझ में सारा आ जाए और एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लें और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। क्लियर है? तो आज हमारे डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 क्लास 12th का। क्लियर है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हम ऐसे ऐसे करके 2 या 3 विद इन 3 मंथ्स हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरे फुल तरीके से, अच्छी एंटरटेनमेंट, पूरी एंजॉय के साथ, पूरे अच्छे से। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूरे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमारा चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। एक बात देखिए, कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ये क्या है, कोई भी एक बॉडी है, ये हम इसे कह सकते हैं न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल वो बॉडी होती है या न्यूट्रल वो चीज होती है जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव। जैसे कि हमें पता है चार्जेस क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, और क्या हुआ, मानो हमारे पास कोई बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, अगर ये कुछ अपने अंदर से या अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो ये गेन करेगी या ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी। जब ये गेन और लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तभी क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, न्यूट्रल बॉडी से कन्वर्ट हो जाएगी चार्ज्ड बॉडी में। ठीक है, इतनी बात हुई, समझ में आई। जब ये चार्ज बॉडी में हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम इसे कहेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो हम इसे कहेंगे इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और मतलब जैसे भी, और अगर उसके पास ना तो वो गेन कर रहा है ना वो लूज कर रहा है दैट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, आगे समझ में। अब इसी तरीके से जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हैं हमने इसे डिस्क्राइब किया कुछ इस तरीके से। हमने इसे कैसे डिस्क्राइब किया, हमारे पास एक ग्लास रोड है, एक ग्लास रोड है। अब हमने जब इस ग्लास रोड को दोनों को, एक हमने इसे क्या किया, ग्लास रोड को सिल्क थ्रेड से टाई किया हुआ है। क्लियर, अब हमने इसे टाई किया, यहाँ पर हमने प्लास्टिक रोड को टाई किया हुआ है सिल्क थ्रेड से, और यहाँ पर हमने फिर से ग्लास रोड को। अब इन तीनों केस, आप जो 1 2 3 तीनों केस देख रहे हैं, इनमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले कि जब हम इस ग्लास रोड होती है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जो ग्लास रोड ले या फिर हम कैटफर्स ले, इन सबको ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब हम इसके पास दूसरी ग्लास रोड लेके गए तो इसने क्या किया, इस पे रिपेल किया, ये दोनों आपस में क्या हुई, ये दोनों आपस में रिपेल हुई। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि दोनों क्या कर रही हैं, सेम, इनके पास सेम चार्ज है। क्लियर, जब हमने यहाँ पे प्लास्टिक रोड ली थी और फिर हमने दूसरी प्लास्टिक रोड को इसके कांटेक्ट में लेकर गए तो यहाँ पर भी रिपल्शन हुआ। तो हमें यहाँ से पता चला कि क्या हुआ कि ये दोनों जो प्लास्टिक रोड थी ये दोनों क्या है, सेम चार्ज की हैं। लेकिन जब हमने एक ग्लास रोड और एक प्लास्टिक रोड को जब हम कांटेक्ट में लेकर आए तो हमने देखा इन दोनों रोड ने क्या किया, अट्रैक्ट किया एक दूसरे को। तो इसका मतलब हमें यहाँ ये पता चला कि एक बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो इतनी बात। जैसे ही हमने ये चीज देखी तो अब हम जब ये कन्वेंशन हमने पूरा, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सेम चार्जेस हैं
सेम चार्जेस क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है। मतलब मानो या तो ग्लास रोड के पास नेगेटिव है, इसलिए हम दूसरी ग्लास रोड लेके गए तो रिपल्शन हुआ। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, प्लास्टिक रोड के पास मानो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी है, हम सेम लेकर गए तो क्या हुआ, वो वहां पर भी रिपल्शन हुआ। जब यहाँ पर अपोजिटली हमने एक ग्लास रोड ली, एक प्लास्टिक रोड, तो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ अट्रैक्शन। तो सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इससे हमें ये पता चला। तो हम जैसे भी हमने जो कन्वेंशन, जो हमारा एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जो चार्ज ग्लास रोड पर और या कैट पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि ग्लास रोड और हम कहते हैं कैट्स पर, ठीक है, इन पर जो चार्ज होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और जो प्लास्टिक रोड होती है उस पर हमारा चार्ज होता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे समझ में। और जब किसी पर कोई चार्ज नहीं रहता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्लियर हो इतनी बात। आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम उसमें से कोई भी बॉडी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर वो गेन कर रही है दैट मीन्स इट इज नेगेटिव चार्ज। हम बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। बहुत छोटी सी 2-4 लाइनों में आपको ये समझाना है मुझे, ज्यादा उसमें नहीं जाना है क्योंकि बहुत ईजी और ये सबको पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास। जो करा दें और जो ना कराएं, नो इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, जो अपने अंदर से क्या करें, इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे, दैट इज कंडक्टर्स। ठीक है, इनके पास भी क्या होते हैं, इनके पास चार्ज होते हैं। इनके पास होते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इनके पास होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मीन्स इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में। ठीक है, क्या है कि कोई भी हमारे पास ये कंडक्टर है या कोई हम कह सकते हैं मटेरियल है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या है, ये फ्री है, मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, इधर उधर उधर, मतलब क्या कर रहे हैं, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है या चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये कंडक्टर हो गया। तो मीन्स टू से कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, एंड दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज दैट आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द मटेरियल। क्लियर हुआ। कुछ कंडक्टर्स क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, और जो हमारे अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जैसे कि जिनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं हम करा सकते। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे लाइक जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल हो गया, जैसे नॉन मेटल हो गया, इस तरीके से। क्लियर है। अब उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग कैसे होती है वो देखना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर मानो ये कोई हमारे पास मेटल है, ठीक है, और ये दोनों मेटल क्या है, आपस में क्या है, न्यूट्रल चार्ज्ड है। मतलब न्यूट्रल है, या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी है हमारी, जो भी हमने, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब इनके पास कोई चार्ज नहीं है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हम यहाँ पर लेकर आते हैं, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम इनके पास लेकर आते हैं, ठीक है, कोई भी इसके अंदर हमें क्या करना है, कोई कॉन्टैक्ट, सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है कि यहाँ पे मानो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और हम इसके पास लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे हम इसके पास लेकर आएंगे, पॉजिटिवली ही मान ली हमने, तो क्या होगा कि ये क्या थी, पॉजिटिव थी। अब इस पे अपने आप से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइन या नेगेटिव चार्ज अपने आप से ही इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज अपने आप ही इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है। ठीक है, अब जैसे ये नेगेटिव आएगा, अब इधर नेगेटिव तो मीन्स इस पूरे स्फीयर में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर नेगेटिव, इस पूरे स्फीयर में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन है इनके अंदर। तो एक हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इस चार्ज बॉडी से पहले इस पे चार्ज आया, फिर यहाँ से इस पे चार्ज आया। ठीक है, जब हमने दोनों चार्जेस देखे तो हमें पता चला कि क्या हो रहा है, ये चार्ज इंडक्शन के थ्रू हुआ है। कैसे, अब एक बार और हमें, तो नॉर्मल सी बात ये है, हम इसे एक बार और अभी पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी, ये हमारे पास क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी, वो प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं, सिर्फ क्या करके, उसे हमने चार्जिंग पे नहीं लगाना है, हमने इसे कोई बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं करनी है,
नॉर्मल सिर्फ इंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन मतलब किसी और बॉडी के थ्रू हम इन्हें दोनों को चार्ज करेंगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात, आ गया समझ में? अब देखो एक बार और इसका जो पूरा एग्जाम्पल है एक बार और समझते हैं। हमने क्या किया, हमने दो मेटालिक स्फीयर्स लिए, ठीक है, एक मेटालिक स्फीयर ए और एक लिया हमने बी। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं ये पूरे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ग्लास रोड लेकर आए हमने क्या किया, एक ग्लास रोड ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है। हमने क्या किया, ग्लास रोड लेके आए हम, पॉजिटिवली चार्ज जो ग्लास रोड थी, और इनके पास लाकर क्या किया, इनके पास बिल्कुल इनके कांटेक्ट में रख दी, ठीक है। अब जो स्फीयर की जो लेफ्ट साइड थी, मींस टू से लेफ्ट ये राइट ये, जो स्फीयर की लेफ्ट साइड थी वो क्या हो जाएगी, वो तभी के तभी क्या हो जाएगी, एक अपने आप ही उसके पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज अपने आप से इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये क्या होगा, पूरे सरफेस पे आ जाएगा, तो इस नेगेटिव की वजह से अब जो इसका राइट होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो तब हम इसे अब सेपरेट करेंगे, तो जब सेपरेट होगी ये, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, यहाँ पर तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या हुआ, ये हमें पता चला कि हमने इसे कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, कोई चार्ज से कनेक्ट नहीं किया, किसी सेल से कनेक्ट नहीं किया, हम सिर्फ एक ग्लास रोड इसके न्यूट्रल स्फीयर्स के कांटेक्ट में लेकर आए, उससे हमें चार्ज अपने आप ही दोनों बॉडीज चार्ज होंगी। तो इस प्रोसेस को, जो तरीका होता है चार्ज करने का, इसे हम इंडक्शन कहते हैं। इसका यूज जहाँ होगा वो आगे की जो चैप्टर्स हैं उनमें मैं बहुत अच्छे से इनका यूज बताने वाली हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ यही करके देखें तो आपको यही इतना ही फिलहाल इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है, ठीक है। तो जो स्फीयर, अब हमने क्या किया, हमसे थोड़े थोड़े एकदम से नहीं करते हैं, थोड़ा सा दूर लेकर गए, थोड़ा सा दूर, तो हमने जब इसकी कुछ एक लिमिटेड डिस्टेंस बना दी है, तो उससे क्या हुआ, बिल्कुल अलग कर दिए। एकदम से आप अलग करेंगे तो उन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, हम धीरे धीरे इसे अलग करेंगे। पहले थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर मानो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से फिर हम इसे क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरा सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इन्हें करेंगे तो मतलब उनका चार्ज पूरे ही स्फीयर पे आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज ऑब्जेक्ट को हम किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वो हेयर से रब करने वाला स्केल वाला, हम फिर उसके बाद वो पेपर्स को अट्रैक्ट करते थे, वो उस टाइप का है कुछ, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये मेरी फर्स्ट क्लास है आप लोगों के लिए, जो कि 12th की है ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और जिस फुल एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसी एनर्जी से आप एक बार धीरे धीरे सब कुछ रिविजन करते हुए आपके समझ में बहुत अच्छे से उन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हमने ये पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि बिना सेल, बैटरी, इन सब चीज़ों के हम चार्ज को कैसे बना सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडिशन, चार्जेस का एडिशन। बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी कुछ नहीं है, कि हम चार्जेस को इजीली ऐड कर सकते हैं, चाहे वो मर्जी कितने हो, n तक कितने भी हो, हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि जितना भी टोटल चार्ज जो भी होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, जो भी टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। हम चार्ज को कभी भी 5 या 10 या हम कह सकते हैं कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या किया इस प्रोसेस में, हमने क्या किया, सिर्फ हमने चार्ज को ट्रांसफर किया। ऐसा नहीं था कि इसके पास 10 कूलाम चार्ज था, इसने 5 इसे दे दिया, 5 इसे दे दिया, तो हमने क्या किया, इसे ट्रांसफर किया, इसको कम नहीं किया। क्लियर है? ठीक है, आए समझ में? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास ये है कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हमने इसे डिस्ट्रॉय किया,
कि हमने क्या किया, ऐसे कोई भी चीज़ है, ऐसे चार्ज मानो Q1 चार्ज है, हम इसे कम करे जा रहे हैं या फिर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ होने के बाद अच्छा अब ये Q1 माइनस 20 हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। क्लियर हुई इतनी बात? क्या कर सकते हैं हम, चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ना ही क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर इतनी बात? नाउ थर्ड वन क्या है इसमें, एक और है जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो थर्ड प्रॉपर्टी ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है? अब एक बात बताओ, चार्ज क्या रहता है, हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे किसी भी चार्ज, मतलब कोई भी, मानो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है और इस पे क्या है, कोई भी चार्ज है, मानो यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, तो वो हमेशा के हमेशा इक्वल रहेगा जितना उसके अंदर नॉर्मल चार्ज फ्लो करेगा, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। दैट मीन्स फॉर्मूला आपने सुना होगा Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जितना भी चार्ज इस किसी भी बॉडी पर जितना भी चार्ज होता है वो इक्वल, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, ठीक है, इसका मतलब। और यहाँ पर साइन होता है प्लस माइनस NE। मानो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमने 1 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 का चार्ज तो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो n हमारा 1 2 3 जहां तक भी मान सकते हैं वहां तक होता है। और ठीक है, मानो उसने कहा है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स को करना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, और बोला है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उस बॉडी के अंदर, या 100 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी के अंदर चल रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज जो हमारा क्वांटाइज्ड हो जाएगा, दैट मीन्स इन दोनों की हम 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो भी है 1 कूलम के अंदर जितना भी चार्ज होता है वो सारा क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? सबसे पहली बात कि कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, वो ये कहता है कि दो चार्ज हैं कहीं भी स्पेस में, किसी भी स्पेस में अगर दो चार्ज हैं, हमने उसे पहले हम इसे समझ लेंगे, दो चार्ज हैं किसी भी स्पेस में, उसे हमने Q1 और Q2 कह दिया, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है हमने R मान ली, सपोज इट इज R, ठीक है। तो जो भी मतलब इस पे मान दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, कुछ भी है, कहीं भी स्पेस में दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उन पर लगने वाली फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या है, अब हम उसे भी समझ लेते हैं। मीन्स टू से कूलम्ब्स लॉ कुछ नहीं है, कूलम्ब्स लॉ सिंपल इतना कहते हैं कि कहीं भी आप स्पेस में जाओ, कहीं भी एक चार्ज यहाँ हो या फिर एक चार्ज यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, अगर मतलब दो चार्जेस हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R या फिर किसी भी एक डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो उन पर जो लगने वाली फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच की जो भी जो भी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हुआ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके हुआ। क्लियर? अब जब हम इसे साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये हो जाता है, यहाँ पर हम लगाते हैं k पहले, तो हो जाएगा हमारे पास k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। इस k की वैल्यू जो होती है हम इसे k की जगह रखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, इसी को हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, और यही हमारे पास क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ, और इसे जो फोर्स को कहते हैं वो होगी हमारे पास कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर F जो है वो क्या है, कूलम्ब्स फोर्स है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब आपने यहाँ पर एक नई चीज देखी है, ये क्या देखी है, ये एक नई चीज है जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसे हमने अभी बोला E नोट, कुछ E करके बना हुआ है E नोट, इसे बोलते हैं हम परमिटिविटी। व्हाट इज इट, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
जहां पर भी आपको ये जीरो दिखाई दे ना, नॉट जिसे हम बोलते हैं, जैसे आपने ई नोट सुना, आर नोट सुना, के नोट सुना, और भी बहुत सारी चीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो नॉट लग जाता है इसका मतलब होता है कि फ्री स्पेस में बात कर रहा है वो, ठीक है, फ्री स्पेस में। तो इस ई नोट की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम इस ई नोट की वैल्यू देखते हैं। यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं। कल से थोड़ा पेजेस ना थोड़े से ज़्यादा लूँगी, बिकॉज एक पेज पे पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो ई नोट है, इस ई नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। अब ये यूनिट कैसे आई है, ये बात आप जब इसे इनके डायमेंशंस, इनकी यूनिट पता चलेंगी आप तब देख लेना। पहले मैं जरा इसकी यूनिट बता देती हूँ, उसके बाद आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। इतना मैं इसे इरेज कर देती हूँ पहले, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज थी, ये था हमारे पास एक फॉर्मूला कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। तो हम अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी यूनिट्स की, ठीक है। तो हमने सब कुछ पढ़ा, अब हम इसके बाद इसकी बात करेंगे यूनिट्स की। अब पहले हम Q1 की यूनिट देखते हैं कि क्या होता है, चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब इनटू F इज इक्वल्स टू, इसकी भी कितनी होगी, कूलम्ब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आई है, R² की होगी कितनी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये वैल्यू है 1/4πε0, इसमें ये 4π तो क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये हुआ हमारे पास कांस्टेंट, या जो हम ये कह सकते हैं जो पूरा हमारे पास k था, ये जो हमने k माना हुआ है, तो हम पहले इस k की निकाल लेते हैं। अब फोर्स की कितनी होती है, F की कितनी होती है, न्यूटन, ये तो आपको पता ही है। तो जब आपने यहाँ से k की वैल्यू निकाली तो k आ गया हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होती है हमारे पास k की। और k क्या था हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो था, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास यूनिट आई है वो आई है 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी निकालेंगे, ये क्या हुआ, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम किस में लेते हैं, कांस्टेंट को हम बिल्कुल इसमें लेते नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, हमने माना कि 1/ε0 की आ गई। अब हम ε0 की जो यूनिट देखेंगे वो ये हो जाएगी, इसका रिवर्स कर देंगे तो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलम्ब स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी यूनिट। अब ये जो इसकी यूनिट है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। और एक चीज जो लास्ट है, जो इस k की वैल्यू होती है, मीन्स टू से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, इसकी वैल्यू हम हर जगह ये पुट करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ε0 आया था, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, इसे भी हम आगे चल के इसमें, मतलब यहाँ के लिए बस ये इतना ही है, ठीक है। तो कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको सब बता दी हैं। सबसे पहली बात, कूलम्ब्स फोर्स में इसका फोर्स क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला बताया। अब इसके बाद इसकी यूनिट्स बताई हमने, ε0 जो परमिटिविटी है उसकी हमने यूनिट देखी, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में 99% तो पूछी ही जाएगी, क्लियर। और बच्चे इसे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बिकॉज वो ये याद करके चले जाते हैं और ये दिमाग से स्लिप, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है किसकी, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। अब ये जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की, ये क्या है, इसमें हमने ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो हमारे पास कहते हैं ना उसे, जो बिल्कुल ऊपर से मोटा मोटा सा समझेंगे, इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये 2 चार्जेस थे, ठीक है, एक हमारे पास Q2 चार्ज है और ये हमारे पास Q1 चार्ज है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगर हम इसे किसी एक्सिस में लें, अगर हम इसी को किसी एक्सिस में लेते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि किसी एक्सिस में लें या फिर हम क्या करें, डायरेक्ट ही से सॉल्व करें, ठीक है। वैसे तो इसे वेक्टर फॉर्म में हमें लेना है। तो अब ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ। अब हम इस पे क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस हमने R तो लेट कर ली, ठीक है। अब देखो, अब इस 1 वाले ने, मतलब Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई, ठीक है। मानो ये भी प्लस है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ध्यान से समझना। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैंने आपको भी बताया
ये क्या करेंगे, जैसे हमसे Q1 को धीरे धीरे यहाँ लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे, दैट मीन्स ऐसे। तो ये हुआ मेरे पास, कहाँ लग रही है फोर्स, 2 पर फोर्स लग रही है 1 के थ्रू, ये F21 इस तरीके से। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद अब Q2 Q1 पे भी फोर्स लगाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने बस परमिट दे रखा है कि सारे काम क्या होने Q1 ही करेगा भाई, Q2 पे भी फोर्स ये लगाएगा, Q5 पे भी ये लगाएगा, ऐसा नहीं है। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगनी है। ये यहाँ पे लगा रहा है तो दैट मीन्स इसे भी, दोनों ही फोर्स, हमें जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना होता है तो हम जितनी भी जहां पर भी फोर्स लग रही है हम उसको सब कंप्लीट को ही पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझने। अब Q1 ने Q2 पे लगाई F21, अब Q2 लगाएगा Q1 पे तो ये क्या हो जाएगी F12। इतनी बात आ गई समझ में। दोनों रिपेल करेंगे इसलिए दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। आया समझ, इतनी बात आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है, यही बात आनी चाहिए थी। अब दूसरी बात, अब जो इसकी हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी कुछ नहीं है। अगर हम F21 यहां से निकालें, मतलब कि 1 ने 2 पे लगाई है फोर्स, ठीक है। अब R12 और R21 की बात होती है तो रेडियस भी तो ऐसे ही, मतलब जो R है हमारे पास, रेडियस नहीं है, जो डिस्टेंस है वो भी तो ऐसे ही लगनी है, R21 इधर को लगेगी। मतलब अगर फोर्स इधर लगी है, क्या फर्क पड़ता है, फोर्स इधर लगी है लेकिन रेडियस तो इधर की, डिस्टेंस तो उधर की तरफ है, ठीक है। और इधर से जो डिस्टेंस लगेगी वो कितनी हो जाएगी, R12। क्लियर हुई इतनी। अब या फिर आप इस चीज को ऐसे देखें या फिर हमारे पास दूसरा एक और तरीका है, उससे समझाएंगे हम। तो F21 जो हमारे पास हो जाएगी वो है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 ओवर R²। इतनी बात आ गई समझ में। अब हमने एक चीज आपको पहले से पढ़ाई हुई है कि जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का, वो हमारे पास इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम किसी का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इस तरीके से आता है वो। तो इसी को चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये किसके हमने कैप, ये हमने रख लिया R12 के, किसके इक्वल होगी, ध्यान रखना किसके इक्वल है, 1 2 के, क्योंकि डिस्टेंस 1 से 2 तक की है इसीलिए 1 2 के इक्वल होगी ये। आप अगर इसके एरो को भी, चलो हम इसका एरो नहीं लगाते हैं एक तरीके से, तो अब देखो आप क्या डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक के लिए, 1 से 2 तक की डिस्टेंस है तो हम इसलिए यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, फोर्स भले ही 2 1 हो, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में क्लियर। अब जो ये R12 है इसकी वैल्यू हमने अपने आप से ही लेट कर ली है, मतलब जो यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था वो ये होती है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इतनी ये होती है इसके यूनिट वेक्टर की वैल्यू। हमें सिर्फ इतना ही अभी इसको लिखना है। ये तो हुई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड, अब हम ये भी तो निकालेंगे, मतलब कि जो हमारे पास फोर्स थी अब हमने वो दूसरी फोर्स निकाली तो वो भी इसके इक्वल आई Q1 Q2 ओवर R²। दैट मीन्स किसके, R कैप टू 1 के, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, 2 से 1 तक की। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। और जो यहाँ पर ये 2 1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, R21 ओवर R के इक्वल। क्लियर, आ गया इतना समझ में। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, आप इस दोनों इक्वेशंस को देखो तो आपको इन दोनों इक्वेशंस में क्या दिखाई देगा। आप एक चीज देखो भाई, इतना पोर्शन ये हो गई एक इक्वेशन, ये है एक इक्वेशन। अगर आप इन दोनों को लिखते भी हैं तो भी, अब यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर मींस इट इज इक्वल टू 1, तो क्या हुई, दोनों क्या आ रही है, इक्वल है। बट अगर ये डायरेक्शन अपोजिट ना हो, सिर्फ किसने रोका हुआ है, किसने इसे चेंज किया हुआ है, डायरेक्शन जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर दूसरी फोर्स लेते, मींस टू से एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव लेते, तो इनकी डायरेक्शन कैसे हो जाती, इधर मान के चलो, लेट करते हैं अगर हम ये Q1 Q2 को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लें तो भाई इसकी फोर्स इधर हो जाएगी तो इसकी फोर्स किधर, इधर हो जाएगी, तो दोनों में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स। तो जो R1 R2 वाला सीन है ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो मींस टू से इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। क्लियर हुई इतनी बात, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हम ये बात कह सकते हैं कि R21 इज इक्वल्स टू R12 माइनस के। ऐसा क्यों है अभी मैंने आपको बताया है, बिकॉज क्योंकि दो चार्जेस दोनों के दोनों बाकी फोर्स सेम है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनमें चार्ज में ही डिफरेंस है, बाकी इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। तो फोर्स भी कैसे हो जाएगी, F12 इज इक्वल्स टू, सॉरी F21, ऐसे तो कुछ भी लिखो, F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12।
क्लियर हुई इतनी बात? तो इससे हमें पता चला कि क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और ये अगर आपको थोड़ा भी याद है तो शायद आपको याद आ जाए, तो ये क्या है, ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ हमारी सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ चार्ज पे ही डिपेंड करती है कि वो कौन सा चार्ज हमने लिया हुआ है। अगर हम नेगेटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव लेते, मींस टू से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपस में क्या हो रही है, वो दोनों अट्रैक्ट होकर क्या हो रही है, दूसरे को कैंसिल कर देंगी। क्लियर इतनी बात? दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगी। और इस वजह से क्या हो रही है, रिपल्सिव फोर्स। सिर्फ नेगेटिव साइन ये बताता है, बाकी सब चीजें क्या है, हमारी इक्वल है। क्लियर हुई इतनी बात? इतना आगे आपको समझ में? ठीक है, आई होप आप थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बिकॉज इट इज माई फर्स्ट क्लास, तो थोड़ा थोड़ा तो समझिए आप। आगे से जब थोड़ा सा हमारे इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आपको हर चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, वैसे तो आपको सब चीजें आती है, बस इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने का जो मोटिव है हमारा, वो यही है कि आप एक बार आपका रैपिड रिवीजन हो जाए। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम्स में आ भी जाता है। तो सबसे पहली बात हम इसमें क्या करेंगे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट है ओ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चार्ज Q1, Q2 और Q3। ये हमारे पास क्या है, तीन चार्जेस हैं जो कि इक्वल, मतलब जो कि हमने किसी ना किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, Q1 को हमें रखा किस पर, Q1 को हमें रखा है R1 पर, Q2 को रखा है R2 पर और Q3 है हमारे पास R3। इतना आगे समझ में? अब हम जो यहाँ से करने वाले हैं वो क्या है, अब O से लग रहा है हमारा चार्ज, हमने कहाँ लगाना है, Q1 पे। O से क्या करना है, हमने फोर्स लगानी है Q1 पे। ठीक है, तो फोर्स कहाँ जाएगी, F1 फोर्स। ठीक है, इस पे क्या लग रही है, F1 फोर्स, बिकॉज इस वाले पॉइंट से कहाँ लगनी है फोर्स, सिर्फ Q1 पे लगी है, तो फोर्स हो गई F1। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब आ जाओ दूसरी चीज। अब हमारे पास है Q3 ने फोर्स लगाई किस पर, Q1 पर। जो Q3 फोर्स लगाएगा Q1 पर, तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी, आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, अब ये तीनों हमने अगर पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, जब Q3 हमारे Q1 पे फोर्स लगाएगा तो हो जाएगी F1 3। 1 पर लग रही है और किसकी वजह से लग रही है, 3 की वजह से। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि Q2 भी किस पे लगाएगा, Q1 पे, बिकॉज हमने सेंटर से मेन फोर्स मानी है। अब जब ये इस पे लगाएगा तो ये फोर्स हो जाएगी हमारे पास, ये भी रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज ये तीनों ही क्या है, तीनों ही पॉजिटिव चार्ज हमने लिए, तो हो जाएगा हमारे पास 1 2। इतनी बात आ गई समझ में? इतनी बात आई समझ में? तो आपने एक चीज देखी, हम जब आपको वेक्टर एडिशन पढ़ाते हैं तो हमने एक चीज उस टाइम पे पढ़ाई हुई है कि अगर यहाँ पर कोई भी, जैसे मानो यहाँ पर F1 फोर्स लगी और यहाँ पर F2 फोर्स लगी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में होता है F1 प्लस F2। ये वाला स्टेप किसको क्लियर नहीं हुआ, ये वाला स्टेप किसे क्लियर नहीं हुआ, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या होता है कि जो रिजल्टेंट, जो दो वेक्टर होते हैं उनका जो रिजल्टेंट एडिशन लेते हैं हम ओरिजिन से, वो इसके इक्वल आता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर हम दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं तो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट आता है। तो आपको अगर हम इसे अलग करके दिखाएं तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक फोर्स हमारी ऐसे जा रही है, एक फोर्स हमारी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 नहीं होगा, एग्जैक्टली जरूर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या हम इसे F1 को रिजल्टेंट मान के ये लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13। इज इट क्लियर और नॉट? आप जल्दी जल्दी बताइए कि क्या ये बात समझ में आई या नहीं। तो क्या हम इसे F1 को ये लिख सकते हैं कि F13 और F12 का रिजल्टेंट F1 है, बिकॉज एक हमारे पास यहाँ जा रही है फोर्स F13, एक हमारे पास फोर्स यहाँ जा रही है। मानो इनका कुछ यहाँ पर रिजल्टेंट आया, तो मान लो हमने रिजल्टेंट F1 ही मान लिया। क्लियर हो गया इतना? इतनी बात आ गई समझ में? अब बस हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है और हमें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ऐसे ही आपको अगर 2 या 3 या ज्यादा, कोई भी ज्यादा, जितने भी फोर्सेस आपको मिल जाएं,
मानो अब हमें यहाँ से कोई एक और फोर्स निकालने, यहाँ पे मैं एक और चार्ज ले लूँ Q4, ठीक है, तो इससे भी यहाँ पर फोर्स आएगी, वो भी हम इस तरीके से निकालेंगे, जो उसका रिजल्टेंट होगा इस तरीके से। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में? तो अगर यहाँ बहुत सारे भी हो जाएंगे तो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि F14 हो जाए, चलो, लेकिन हमें एक चार्ज जो सेंटर से जाएगा, किसी एक को हमें मेन मानना होगा। क्लियर इतनी बात? तो हम इसे मान सकते हैं F15, मतलब कितने भी मल्टीपल चार्जेस सो ऑन, ठीक है। तो फिलहाल मतलब F1 जो हमने मेन माना है उनको हम सबको ऐसे ही मान सकते हैं, ये इधर को आ गया इधर से। क्लियर है इतनी बात? आगे समझ में? तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ इतने की, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, या फिर हम टोटल की बात भी करें तो 1/4πε0, जैसे कि ये पूरे ओवरऑल इक्वल होगा, मतलब सब में ही होगा, तो हमने मान लिया कि कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, F12 मतलब Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। R स्क्वायर जो मेरे पास आएगा डिस्टेंस, वो 1 और 2 के बीच की आएगी, मीन्स टू से R12। क्लियर इतनी बात? R12 स्क्वायर। ऐसे ही F13 के लिए निकालें तो Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर, ये हो गई 13, ठीक है। ऐसे अगर आप 14 के लिए निकाल रहे हैं तो Q1 Q4 अपॉन R स्क्वायर 14 एंड सो ऑन, जितने भी आप चाहें उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको एक चीज इसमें यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि 1/4πε0, ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हमने बाहर निकाल लिया, और Q1 भी हमारे पास सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने सुपरपोजिशन, मतलब कि जब हमने मल्टीपल चार्जेस में निकाला, तो हमने इसे बनाया समेशन सिग्मा होता है, कि हमने क्या किया, स्टार्ट किया इसे I इज इक्वल टू 2 से लेना और n तक लिया, जहां तक भी ये है, मानो n चार्जेस हैं तो हमने वहीं तक ये लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ ये, एक तो कॉमन था, ये हमने बाहर निकाल लिया, और उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, दैट मीन्स ये हमने QI मान ली अपॉन, और R स्क्वायर, ये कितना हुआ, 1 तो ऐसे ही रहा, 1I रख सकते हैं हम। इतनी बात आई समझ में या नहीं? ये हो गई हमारे पास फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। इतनी बात आई समझ में या नहीं? नहीं आई तो दोबारा देखते हैं एक बार और, ठीक है। वो क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको ये चीजें समझानी है। इतना पोर्शन तो समझ में आया कि अगर यहाँ पर Q4 चार्ज है, यहाँ पर Q5 चार्ज है, तो सबके लिए यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमने सारा, मीन्स टू से, ये हमारी जो डायग्राम हुआ ये कुछ इस तरीके से हुआ, हमने इसे Q1 को मेन माना है, तो इधर से फोर्स निकली है F1, इधर से मानो ये निकली है F12, ये हो गई मेरे पास F13, ठीक है, ये हो गई मेरे पास F14, ये यहां से आई F16 या 15, ये हो गई यहाँ पे F16। तो कितनी भी फोर्सेस हैं तो किसके इक्वल, ये इस तरीके से आ जाएंगी कि F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन, जितनी भी हैं, मानो कि n तक हैं। क्लियर हो इतनी बात? इसका मोटिव सिर्फ समझाने का इतना है। अब दूसरी बात, नेक्स्ट जो हमारे पास मेन चीज आई है वो ये है, अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर हमने सबकी वैल्यूज रखी, जो हमने देखा कि Q1 तो कॉमन था, Q1 हमने क्या लेना था, सब में कॉमन था, तो Q1 सब में, अंदर जो बचा वो Q2 और R स्क्वायर 12 बचा, प्लस Q3 R स्क्वायर 13 बचा, प्लस Q4 R स्क्वायर 14 एंड सो ऑन, मानो n तक हुआ ऐसे ही। तो जब हम कभी भी किसी चीज को सबमिट कर, मीन्स टू से, जब हम समेशन करते हैं, समेशन का मतलब होता है सबको एक ही स्टेप में हमें समझना हो, इतनी बड़ी लाइन ना लिख के, तो हम एक इसे छोटा करने के लिए क्या करते हैं, अब आपको दिख रहा है कि सिर्फ Q2 Q3 Q4 ये चेंज हो रहा है, तो हमने मान लिया कि Q चेंज हो रहा है, तो Q को हमने QI मान लिया, ठीक है। और R स्क्वायर में भी 1 तो सेम है, और ये फिर से जो 2 है वही यहाँ से, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, दैट मीन्स इसको भी I। तो समेशन कहता है कि I को हम शुरू करेंगे 2 से, क्योंकि अगर हम I को यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे तो Q2 अपॉन R स्क्वायर 12 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? और कहाँ पे खत्म करेंगे, n पर, और यही हमारे पास फोर्स हो जाएगी, कौन सी, ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी मल्टीपल चार्जेस की। अगर बहुत सारे चार्जेस हों उसके लिए भी फोर्स यही वर्क करती है, एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब आपको 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, जितने भी चाहे मर्जी वो चार्जेस दे, आपको एक वो जरूर बताएगा कि किस चार्ज पर सब अटैक करना है, किसके रिस्पेक्ट में हमें लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये फोर्स निकाल लेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे का जो भी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम कल वो पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, डू योर वर्क, बाय बाय।